आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्दी कोलकाता में 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। कोलकाता में नए तामीरशुदा हिस्सों पर मेट्रो ट्रेन खिदमात को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। नेशनल हाईवे 31 पर ऑटा समरिया पुल प्रोजेक्ट का भी किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने 130वें आईनी तरमीमी बिल की मुखालफत पर अपोजिशन पार्टियों को बनाया हदफ तनकीद। कहा, बदउनवानों को जेल भेजने और उन्हें इख्तिदार से हटाने का अज़्म होगा पूरा। लालटेन के दौरे इख्तिदार में बिहार के मुस्तकबिल तारीकी में था डूबा। एनडीए ने वक़ार को किया है बहाल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 130वें आईनी तरमीमी बिल की मुखालफत करने पर अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। केरल में बीजेपी की रियासती क़यादत की मीटिंग में कहा, मुल्क के अवाम नहीं चाहते कोई वजीर आला या वजीर आजम जेल से हुकूमत चलाए। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। कहा, काबीना ने गजा पर नए हमले के मंसूबे को दी मंजूरी। हमास की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने के बाद इसराइल अपनी शराइत पर मज़ाकरात का करेगा आगाज़। खबर अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। ये मंसूबे बिजली, सड़क, सेहत, शहरी तरक्की और पानी की फराहमी जैसे शोबों से मुतालिक हैं। इनमें ख़ास तौर से नेशनल हाईवे 31 पर 8.15 किलोमीटर तवील ऑटा समरिया पुल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और बिहार में पावर सेक्टर के बुनियादी ढांचे की मजबूती वगैरह शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीबन 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर थर्मल पावर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि लालटेन के दौर में बिहार अंधेरे में डूबा हुआ था। गयाजी में बिजली के खंभे तक नहीं थे। उन्हें गरीबों की खुशी और गमों से कोई सरोकार नहीं था। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। वज़ीर आज़म ने गयाजी और दिल्ली के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के दरमियान पौध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सियासत में करप्शन पर सख्त हमला किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमतें आज़ादी के बाद बदउनवानी में डूबी हुई थीं, जबकि एनडीए की हुकूमत गुज़िश्ता 11 साल से बरसर इख्तिदार है, लेकिन उस पर बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब सरकारी मुलाजमीन के लिए यह कानून है कि उन्हें गिरफ्तारी के 50 घंटे बाद फारिग कर दिया जाता है, तो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़रा के लिए क्यों नहीं है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है
तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ कानून ला रही है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, बाएं बाजू की जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं। साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में दरअंदाजी की बढ़ती हुई तादाद तशवीशनाक है। उन्होंने मुल्क से दरअंदाजी करने वालों को निकालने के लिए डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने की बात कही। मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए
कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। साथियों, हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है। प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मगध खित्ते में 16,000 से ज्यादा लोगों को मकानात दिए गए, जिसमें 12,000 मुस्तफिदीन को पीएम आवास ग्रामीण के तहत गृह प्रवेश कराया गया और 4,260 मुस्तफिदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत गृह प्रवेश कराया गया। वजीर आजम ने कुछ मुस्तकीन को घर की चाबियां भी सौंपी। वजीर आजम ने कहा कि सिर्फ बिहार में 31 लाख घर दिए गए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हर जरूरतमंद को मुस्तकिल मकान नहीं मिल जाता। मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बिहार के बेगूसराय में शानदार इस्तकबाल किया गया। सिमरिया में वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए एक बड़ी भीड़ जमा थी। वजीर आजम ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवे 31 पर औंटा सिमरिया पुल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट में गंगा नदी पर 1.86 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला पुल भी शामिल है, जिसे 1,870 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तामीर किया गया है। ये पटना में मोकामा और बेगूसराय के दरमियान बराह रास्त राब्ता फराहम करेगा। ये नया पुल शुमाली बिहार और जनूबी बिहार के दरमियान सफ़र करने वाली भारी गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा का सफरी फासला कम कर देगा। इससे आसपास के इलाकों में इक़्तिसादी तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन पुण्य श्लोक बिस्वाल, इसरो के चेयरमैन और खलाई महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नारायणन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सदर के साथ खला में अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पूरी टीम को मुस्तकबिल की कोशिशों, खासतौर पर गगनयान मिशन के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। केरल दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पलारी वत्तम में बीजेपी की मीटिंग में शरीक हुए। अमित शाह ने अपने खिताब में अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। 130वीं आईनी तरमीमी बिल के बारे में अमित शाह ने कहा कि मुल्क के अवाम नहीं चाहते कि कोई वजीर आला या वजीर आजम जेल से हुकूमत चलाए। वजीर दाखिला ने कहा कि जमहूरियत में अखलाकियात की सतह को बरकरार रखना हुक्मरां जमात और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। मोदी हुकूमत मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल केरल में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस तंजीम PFI पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी हुकूमत ना होती तो केरल हुकूमत ये पाबंदी ना लगाती।
केरल के लोगों को मालूम हो गया है कि केरल हुकूमत ने वोट बैंक की सियासत के लिए कौमी मफादात को दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि 2014 में वज़ीर आज़म मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद ही ज़ात परस्ती, अक़रबा परवरी और बदउनवानी की सियासत ख़त्म हुई है और तमाम शोबों में इस्लाही तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत 2047 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँच जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन पुण्यश्लोक बिस्वाल, इसरो के चेयरमैन और खलाई महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नारायणन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सदर के साथ खला में अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन फ़ौजी अफसरान के साथ मीटिंग की। वज़ीर दिफा ने कहा कि आज दुनिया के 15 ममालिक की शराकतदारी अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद और ताउन के जज्बे की अक्कास है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन मिशन में ख़वातीन की शराकतदारी बढ़ाने के लिए वाज़े अहदाफ मुक़र्रर किए हैं। उनकी मौजूदगी जिनसी तशद्दुद की रोकथाम, इंसानी इमदाद तक रसाई में बेहतरी और सिनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हुई है। Ladies and gentlemen, it is a great honor to address this distinguished gathering of the women military officers participating in the United Nations Women Military Observers Course. The presence of officers from 15 countries across the globe here today reflects the microcosm of the United Nations and its enduring spirit of unity and cooperation. I wish to say to all the women officers present here, you are the torch bearers of change. India stands with you, proud of your contributions. भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते अलजायर का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। इस दौरान आर्मी चीफ दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और तरबियत में तोसी पर बात करेंगे। इसके अलावा वो दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक सलाहियतों को बढ़ाने पर भी जोर देंगे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में कुत्तों से मोहब्बत करने वालों यानी डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से मुतालिक अपने साबिक़ा हुक्म में तरमीम करते हुए नया उबूरी फैसला सुनाया है। नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन और नस्लबंदी के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ने का हुक्म दे दिया है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि रेबीज़ और ख़तरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर आवारा कुत्तों को पकड़ने में कोई रुकावट पैदा हुई तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ चीज़ों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवामी मकामात पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना मना है। ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि म्यूनसिपल हुक्काम को सड़क के कुत्तों के लिए खाने के लिए मखसूस जगह बनाना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म का दायरा वसी करते हुए कहा कि अब ये हुक्म पूरे मुल्क में नाफिज होगा। ख्याल रहे कि ये फैसला जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 रुकनी बेंच ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त के हुक्म को फ़िलहाल अल्तवा में रखा जाएगा जिसमें आवारा कुत्तों को पनाहगाह से छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बिहार में राय दहिंदगान की खुसूसी नज़रसानी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 65 लाख वोटरों की बूथ वार फहरिस्त जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। फहरिस्त में उन वजूहात का भी जिक्र किया गया है जिनकी वजह से लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। पब्लिक नोटिस में यह भी बताया गया है कि फहरिस्त में जो लोग रह गए हैं वो भी आधार कार्ड के साथ अपना दावा कर सकते हैं। कमीशन की जानिब से सियासी जमात के BLA को भी ये फहरिस्त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देखकर हैरत होती है कि 1.68 लाख BLA ने अब तक सिर्फ 2 एतराज़ दाखिल किए हैं। दूसरी जानिब बाद सियासी जमातों का कहना है कि उनके BLA को एतराज़ात दायर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तमाम 12 सियासी जमातों को अपने कारकुनों का आधार कार्ड
या 11 दुरुस्त दस्तावेजात में से किसी एक के साथ फॉर्म 6 भरने में मदद करने के लिए मखसूस हिदायत जारी करनी चाहिए। अब इस मामले पर अगली समाअत 8 सितंबर को होगी। पार्लियामेंट हाउस में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। काबिल जिक्र है कि नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए से सीपी राधाकृष्णन मैदान में हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी इंडी इत्तेहाद से मैदान में आए हैं। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है, जबकि वोटिंग और वोटों की गिनती 9 सितंबर को होगी। एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की रिहाइशगाह पर एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में बीजेपी एमपी कंगना रनावत, रेखा शर्मा, किरण चौधरी और कमलजीत सहरावत समेत कई बड़े लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत ने कहा कि राधाकृष्णन ने ज़मीनी कारकुन के तौर पर काम किया है, वो हमेशा पार्टी और मुल्क के लिए वक्फ रहे हैं। लोकसभा के सांसद के रूप में, गवर्नर के रूप में और एक ज़मीनी सतह से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत लंबा कैरियर अभी हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति जी, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हो चुके उपराष्ट्रपति जी का है, और ज़मीन से जुड़कर जो इन्होंने काम किया है और लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, देश के लिए समर्पित रहे हैं, तो ये बहुत स्वागत योग्य है कि उनको आज हम उपराष्ट्रपति के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मिलने आए हैं और वो बहुत जल्दी भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे। एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन का खैर मकदम किया और आइंदा इंतखाबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कर्नाटक में कांग्रेस लीडर की मुश्किलात एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गैर कानूनी रकम की मुंतकली के सिलसिले में चित्रदुर्ग के कांग्रेस एमएलए के.सी. वीरेंद्र की चालकेरे में रिहाइशगाह समेत 16 मकामात पर छापे मारे हैं, जहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए गैर कानूनी रकम की मुंतकली के हवाले से जारी हैं ये छापे। इस मामले में गोवा में 2 FIR दर्ज की गई हैं। कांग्रेस लीडर के.सी. वीरेंद्र के साथ ईडी के एहलकारों ने उनके भाइयों की 4 रिहाइशगाहों पर भी दबिश दी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सराय के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आइन के आर्टिकल 311(2)C के तहत दहशतगर्दी से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 2 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। मुकम्मल तफ्तीश के बाद ये वाज़ेह हुआ कि खुर्शीद अहमद राठीर कुपवाड़ा के केरन में एक मुआविन मवेशी भेड़ पालने के महकमे सैयद अहमद खान दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे और कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनके खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे किए थे। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के करीब बनी आरजी झील का बुहरान अब संगीन होता जा रहा है। सियारा चिट्टी में जमुना की आबी सतह बढ़ने की वजह से अब पानी 2 मंजिला इमारतों तक पहुंच गया है, जबकि कल तक ये सिर्फ 1 मंजिल तक महदूद था। कपरागढ़ से मुसलसल आने वाले मलबे ने जमुना के असल बहाव को रोक दिया है, जिसकी वजह से झील का साइज और ख़तरा दोनों ही बढ़ रहे हैं। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर तैनात हैं और सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए हैं। सियारा चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थायी लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा आप देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थायी जेल बन गई है। इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। क्या है कारपेट टेक्नोलॉजी?